एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों और दोस्तों, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नाम लूंगा तो बहुत वक्त जाएगा। एक ही बात कह सकता हूं, इस 13 दिन की यात्रा में आपके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना है जो जीवन भर कायम रहेगा, इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा 70 साल के बुजुर्ग हमारे साथ यात्रा में चल रहे थे। मैंने देखा हमारा एक साथी जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, वो इस यात्रा में मेरे साथ चल रहा था। हमने देखा 13 दिन तक लोगों की दिन रात सेवा कर करके हमारे साथियों ने इस यात्रा को सफल बनाया। मैं सबका सर झुका के अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आपने संदेश दिया है उत्तर प्रदेश से कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, तानाशाह देश के ऊपर राज करता हो, तानाशाह उत्तर प्रदेश में राज करता हो, तो अपने घरों में हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज मैं प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती पर हूं। यह किसकी जमीन है? यह जमीन है शहीद चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने कहा मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, अपनी गोली से भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। कल्पना कीजिए उनके बलिदान के आगे हमारा योगदान कितना छोटा है। कल्पना कीजिए ये प्रयागराज की जमीन, जहां के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा स्वर्णिम इतिहास है कि इस विश्वविद्यालय से देश के राष्ट्रपति भी निकले, देश के प्रधानमंत्री भी निकले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री निकले और अपने ही नहीं, नेपाल के भी प्रधानमंत्री इसी विश्वविद्यालय से निकले। कल मेरा मन बहुत गदगद हुआ जब छात्रों ने, नौजवानों ने घरों से निकलकर इस यात्रा का स्वागत किया, इस मुद्दे का समर्थन किया, क्योंकि मैंने पहला नारा दिया रोजगार दो, दूसरा नारा है सामाजिक न्याय दो। और जिस इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर मैं खड़ा हूं, उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास यह है कि उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया। देश भर में आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आपको आईएएस मिलेंगे, आपको आईपीएस मिलेंगे, आपको केंद्र सरकार में सेक्रेटरी मिलेंगे, बड़े बड़े पदों पे इस विश्वविद्यालय के लोग मिलेंगे। लेकिन अफसोस है कि आज उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र को चीफ डॉक्टर लाठियों से पीटने का काम करता है। शर्म आती है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये यकीन दिलाना चाहता हूं नौजवानों। और अपने इतिहास को याद कर लेना। हम लोग तो नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना। और क्या हो रहा है यहां पे? विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ा दी गई। 400%। जरा कल्पना कीजिए, 400% फीस, हर चीज की फीस बढ़ा दी गई। छात्र संघ की बात कीजिए,
तो कहते हैं छात्र संघ बहाल करेंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, छात्र संघ बहाल करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन से कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार में मोदी जी से कहना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, अरे इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, छात्र नेता निकल के देश के बड़े बड़े पदों पर रहे, पता कर लेना, पता कर लेना। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक छात्र संघ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग 68 थी। आज मुझे पता चला कि 200 में भी इलाहाबाद का नाम नहीं है। 200 में भी, 200 विश्वविद्यालयों में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। आज नौजवानों को डराया जाता है, मुकदमा लिख देंगे, जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैं नौजवानों से अपील करता हूं, इनके मुकदमों और लाठियों से डरने की जरूरत नहीं है। मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एफआईआर लिखते हैं, एनएसए लगाते हैं, धाराएं लगाते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, पेपर लीक के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक की सरकार चल रही है। सिपाही की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है, दरोगा की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है, शिक्षक की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है, एसएससी की भर्ती हो, एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है, हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है, पीसीएस जे का पेपर लीक हो जाता है। एक पेपर लीक सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, नौकरियां देने के नाम पर नौजवानों को लूटने का काम करते हैं। ये पेपर लीक बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ भी हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना है। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कल्पना कीजिए, एक नौजवान को उसके मां बाप कितनी उम्मीदों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, आईएएस पीसीएस की, मेडिकल की कोचिंग दिलाते हैं। हमारा लड़का सेलेक्ट हो जाएगा तो हमारा कैरियर बन जाएगा, हमारे बेटे का कैरियर बन जाएगा, परिवार को संभालेगा। इस इलाहाबाद के अंदर आज की तारीख में नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2018 से उत्तर प्रदेश में मेरे भाइयों कोई शिक्षक की भर्ती नहीं निकली, चाहे बीटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं सरकारी। उसके खिलाफ कौन लड़ा? जब योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया तो उसके खिलाफ लड़ने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और जो हजारों स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन हजारों स्कूलों को बंद करने के खिलाफ हम लोगों ने जाके उसी प्राइमरी स्कूल पे धरना दिया जो स्कूल बंद किए जा रहे थे। बाबा को मजबूर होना पड़ा और स्कूल बंद करने का फैसला वापस हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको लड़ाई लड़नी होगी। और आज मैं इस प्रयागराज की धरती पे नौजवानों से कहना चाहता हूं, लड़ाई 2-4 दिन की मत बनाओ, लड़ाई लंबी बनाओ। अरे तुम्हारा तो इतिहास यह है कि 75 में जब आपातकाल लगा
तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में तुमने देश की हुकूमत को उखाड़कर फेंक दिया। यह है नौजवानों का इतिहास। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारा इतिहास यह है कि प्रफुल्ल कुमार महंतो 30 साल की उम्र में आसाम के मुख्यमंत्री बन गए। छात्रों की बदौलत वहां का आंदोलन खड़ा हुआ। तुम्हारा इतिहास यह है कि आजादी के आंदोलन के पन्नों को अगर पलटोगे तो शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी। शहीद रोशन सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद अशफाक उल्लाह ने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने प्राणों की आहुति दी। और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ है। नौजवानों की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत ये मुल्क आजाद हुआ। आज तुम उन नौजवानों को डराते हो मुकदमों से डराते हो। कहते हो मोदी जी आ गए हैं, डरिए। योगी जी आ गए हैं, डरिए। अरे डरने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। लड़ना पड़ेगा आपको अपने अधिकारों के लिए, लड़ना पड़ेगा आपको रोजगार के लिए। आपको क्या मिल रहा है और अडानी को क्या मिल रहा है, कभी जरा सोचो। अभी मैं बिहार गया था, 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन सरकार ने दे दिया। कितने में? 1 रुपए में कितनी जमीन दिया? और उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे थे आम और लीची के। एक आम खरीदने जाओगे तो 1 रुपए में नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी को 10 लाख आम लीची के पेड़ और 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में मिल जाती है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नौजवानों, तुम्हारे हिस्से में क्या आ रहा है? तुमको कहते हैं अग्निवीर बन जाओ, 17 साल में सेना ज्वाइन करो, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये भारत माता के साथ गद्दारी है, ये भारत की सेना के साथ गद्दारी है, ये हमारी सीमाओं के साथ गद्दारी करने का काम है, ये हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम है। तुम 4 साल की नौकरी दे रहे हो। वाह मोदी जी वाह, आपको 75 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और किसान का बेटा जवान 17 साल में जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। ये व्यवस्था हमें मंजूर, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। तो इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको तो कहते हैं अग्निवीर बन जाओ बेटा, -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में जाके ड्यूटी करो और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके ड्यूटी करो। अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर। लेकिन अमित शाह का बेटा जो जैसा है, जो मोदी का भतीजा है, उसको मोदी जी कहते हैं तुम आईसीसी के चेयरमैन बन जाओ और पाकिस्तान से क्रिकेट करके हजारों रुपए की, करोड़ रुपए की कमाई करो। ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है, ये तुम्हारा परिवारवाद हमें मंजूर नहीं है। अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे बिहार का, परिवारवाद के खिलाफ मोदी जी बोलते हैं। आपको पता है कितने मंत्री बने वहां पे? परिवारों के कितने मंत्री बने? कितने मंत्री बने वहां पे? 10 मंत्री बने परिवारों के। कहां गए अनिल झा जी? 10 मंत्री बने परिवारों के। 10 मंत्री अलग अलग बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के, एनडीए के परिवारों के। तो सबसे बड़े परिवारवादी हैं। किसी को क्रिकेट बोर्ड में, किसी को कहीं डाल देते हैं। और इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये रोजगार का सवाल, ये छोटा सवाल नहीं है। आज युवा बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, बुनकर बेरोजगार है, महिलाएं बेरोजगार है, रेहड़ी पटरी वाला बेरोजगार है, रोजगार सेवक
बेरोजगार है, आशा बहुएं बेरोजगार है, आंगनबाड़ी वाली बेरोजगार है। सबको इकट्ठा करो और एक बड़ी लड़ाई बनाओ बेरोजगारी के खिलाफ और नारा दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और नकली नारों में मत फंसना, बहुत बर्बाद कर लिया आपको। कभी कहते हैं भारत माता की जय, उसके पीछे छिप जाओ। कभी कहते हैं वंदे मातरम के पीछे छिप जाओ। ये हम नहीं चलने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, मैं पूछना चाहता हूं योगी जी आपसे, ये जो हमारा ठेला वाला है, ये जो रिक्शे वाला है, ये जो हमारा मजदूर भाई है, ये जो हमारा किसान है, जिसने संस्कृत की पढ़ाई नहीं की, जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, क्या वो देशभक्त नहीं है? अरे वो अडानी से ज्यादा बड़ा देशभक्त है, अंबानी से ज्यादा बड़ा देशभक्त है। श्रम करके, मजदूरी करके वो अपना जीवन चला रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। नहीं आती उसको संस्कृत में वंदे मातरम का गान करना, उसको नहीं आता है, तो वो देशभक्त नहीं है। आप उसको देशभक्त नहीं मानोगे। आप भारत माता के जय के नारे के पीछे छिपते हो। इनसे कहो बिजली नहीं आती, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो नौकरी नहीं मिल रही, कहते भारत माता की जय। इनसे पूछो अडानी को रेल क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। इनसे कहो सेल क्यों बेच दिया, कोयला क्यों बेच दिया, गैस क्यों बेच दिया, समुद्र का तट क्यों बेच दिया, एयरपोर्ट क्यों बेच दिया, कहते भारत माता की जय। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत माता की जय लगा के भारत माता की संपत्ति बेचने वाले भारत माता के कपूत संतान है, सपूत संतान नहीं है। और क्या कहते हैं? कहते हैं जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू, जागो हिंदू। ये अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? अनिल झा हिंदू है कि नहीं है? ये पवन तिवारी हिंदू है कि नहीं है? ये राजेश यादव हिंदू है कि नहीं है? ये छवि यादव हिंदू है कि नहीं है? ये नीलम यादव हिंदू है कि नहीं है? ये दिनेश पटेल हिंदू है कि नहीं है? ये सामने बैठने वाले सारे ये हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान हिंदू है कि नहीं है? ये नौजवान कहता है हम जाग गए हैं योगी जी, हमको बताओ तुमने सिपाही की भर्ती में घोटाला क्यों किया? जागे हो कि नहीं भाई? जागे हो ना? ये किसान भी हिंदू हैं। ये जागो हिंदू जाग गया। ये किसान पूछ रहा है, ये चौधरी सुरेंद्र भी हिंदू है, ये जाग गए, ये पूछ रहे बताओ तुम खाद की एक बोरी के लिए हमें लाठियों से क्यों पिटवाते हो? हिंदू जाग गया है। ये जनक प्रसाद जाग गए हैं। ये पूछ रहे हैं तुमसे कि तुम बताओ एसएससी के पेपर में लीक करा के कितना माल कमाया, कितना घोटाला किया? जवाब दो, जवाब दो। ये प्रशांत यादव हिंदू है, ये भी जाग गया है, पूछ रहा है आपसे। हमारी बहन राजकुमारी आई है, उसने पुलिस वालों से भिड़ंत की थी, लड़ाई लड़ा था। हम पूछ रहे हैं, हिंदू हैं, कि बताओ तुमने हिंदुओं के बच्चे जहां पढ़ रहे थे उन सरकारी स्कूलों को क्यों बंद किया? बताओ, हम जाग गए हैं, बताओ। नकली नारों में छिपते हो। कभी जागो हिंदू, कभी वंदे मातरम, कभी भारत माता की जय। अरे हम वंदे मातरम भी कहेंगे, भारत माता की भी जय कहेंगे, और हम हिंदू धर्म को भी मानेंगे, लेकिन तुम जैसे काल नेमी लोगों को पर्दाफाश भी करेंगे। ये बहरूपिया बनके जो टहल रहे हो ना, तुम्हारे बहरूपिया चेहरे को हम लोग खोलने का काम करेंगे। कौन चला रहा है हिंदुस्तान को इस वक्त? सिर्फ 4 लोग। लिख के जाओ, कागज पर नाम बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, देश का गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से, देश की आर्थिक संपत्तियों पर कब्जा
अंबानी गुजरात से देश की आर्थिक संपत्तियों पे कब्जा, अडानी गुजरात से, ये 4 बनाम 144 करोड़ की लड़ाई है, याद रखना। उसी गुजरात में तो गांधी हुए, उसी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उनको हम नमन करते हैं। लेकिन ये गुजरात के 4 लोग ये देश की आर्थिक सत्ता और देश की राजनीतिक सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। देश बेच के खाई मलाई, देश को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां पे एक बिजली मंत्री है, क्या नाम है उनका, एके शर्मा। गर्मी में सब परेशान थे, पहुंच गए, पसीना आ रहा था लोगों को, कहने लगे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, लाइट नहीं आ रही है, बच्चे रात में सो नहीं पाते। बोले जय श्री राम। भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि तुम नाकारे बनो, तुम अपनी प्रजा की सेवा ना करो। भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि बिजली मंत्री के तौर पे तुम बिजली ना दो, फिर हमारा नारा लगा के लोगों को मूर्ख बनाओ। ये झूठे लोग हैं, याद रखना। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम रखा है भारतीय झूठा पार्टी। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने। जापान जाएंगे, कहेंगे जापान से हमारा पुराना रिश्ता है। चीन जाएंगे, कहेंगे हमारा चीन से पुराना रिश्ता है। बिहार गए, कहने लगे यदुवंश से हमारा पुराना रिश्ता है। बलिया गए, कहने लगे बलिया से हमारा पुराना रिश्ता है। पंजाब गए, कहे हमारा सिखों से पुराना रिश्ता है। ईसाइयों के बीच बोले ईसाइयों से हमारा पुराना रिश्ता है। मुसलमानों के बीच में बोले बोरा कम्युनिटी से हमारा पुराना रिश्ता। सबसे तुम्हारा पुराना रिश्ता है और सबकी जेब काट रहे हो, सबकी जेब काटने का काम कर रहे हो। आज किस प्रकार से सामाजिक भेदभाव फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। एक 70 साल के पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई, एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, पेशाब पिलाई गई। एक दलित को सोनभद्र में उसके सर पे पेशाब कर दिया गया। एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चलने दिया गया। एक हरिओम वाल्मीकि को मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर करते हो, ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उनके घरों पे बुलडोजर चलाते हो, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाते हो, दुकानों पे बुलडोजर चलाते हो। इसीलिए हम सरयू से निकले और संगम में आए। हमने संदेश दिया पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को कि जब गंगा, यमुना, सरस्वती, पवित्र नदियां मिलकर आपस में रह सकती हैं, तो इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकता। आरक्षण खा जा रहे, बांदा विश्वविद्यालय में आरक्षण खा लिया, लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी में आरक्षण खा लिया। हमारे यहां अवधि में कहते बाप पूत गौनार माई धिया बराती, सब घर वालों को सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया। ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे। याद रखना, पत्रकार लोग हमसे पूछ रहे थे, संजय जी अभी तो बिहार में ऐसा परिणाम आया है, ऐसे समय में आप यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। मैंने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा, इस देश के अंदर अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। संसद में जो ताना साहब बैठा है उसको जगाने के लिए सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका नमन करके, आपका वंदन करके, आपका पूजन करके आपसे कहना चाहता हूं, 8 चरणों में ये यात्रा चलेगी, अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखना, 8 चरणों में रुहेलखंड भी जाएंगे, बुंदेलखंड भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे, काशी में भी जाएंगे, बौद्ध प्रांत में भी हम जाएंगे। हम सारे जगहों पे जाएंगे और 8 चरणों में इस यात्रा को चलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पवन तिवारी कह रहे हैं बाबा पे कुछ बोले नहीं, एक यात्रा और चल रही है। हमने कहा वो प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अभी उस कह रहा था 25,000 गद्दा चोरी हो गया। कचौड़ी पहले खा लेते हैं लोग। हमारे ये अनुशासित साथी है, इन्होंने पूरे 13 दिन की यात्रा पूरी पवित्रता और ईमानदारी के साथ पूरी की। तालियां बजाइए, इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैंने कहा ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हमारी बहन श्रद्धा चौरसिया यहाँ पे बैठी है, इसने एक बार कहा था ये देश किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और उस संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो कल को कोई सिख राष्ट्र मांगने लगेगा, कोई तमिल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलुगु राष्ट्र मांगेगा, कोई उत्कल राष्ट्र मांगेगा, कोई तेलंगाना राष्ट्र मांगेगा, कोई बंगला राष्ट्र मांगेगा। पवन तिवारी जी कहेंगे हमारा काशी राष्ट्र घोषित करो, हम कहेंगे सुल्तानपुर को राष्ट्र घोषित करेगा, हम वहीं से राष्ट्रपति बन जाएगा। मिर्जापुर पीछे मांगे लाके तुरंत। ये सब नहीं चलेगा, ये देश को तोड़ने और बांटने की कार्रवाई है। इसलिए सारे मजदूर, किसान, नौजवान, हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ेंगे और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी लड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी यात्राओं में साथ चलोगे कि नहीं चलोगे, बताओ? चलोगे कि नहीं चलोगे? तैयार हो ना? मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। मैं महबूब भाई को बुलाऊंगा, जाएंगे नहीं आप लोग? एक बढ़िया सा गाना सुन के तब जाएंगे। महबूब भाई हमारे कानपुर से बहुत अच्छे गायक हैं।